जय हिंद साथियों, आज हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। देखिए, जैसा कि हमने आपको ये बात बताई थी कि ये प्रैक्टिस सेट है ना, ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 को देखते हुए तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 38 पे। देखिए, हमने एक बात आपको बताई थी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 37 तक जो है वो हिंदी क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 38 से जो क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होते हैं, ये हमारे जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, भारतीय मूल की किस लेखिका को वर्ष 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है? किसको किया गया है? तो वो किया गया है नंदिनी दास को। किसको? नंदिनी दास, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, यानी भारतीय मूल की लेखिका नंदिनी दास को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। राइट, चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है, कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर ठीक है गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? फिर से क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक साथियों 127वीं है। कौन सी? 127, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा? ठीक है, फिर से समझिए क्वेश्चन। कह रहा है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में या ऐसे कहेंगे ये पूछा है किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा? तो साथियों बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को ना, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए इसके बारे में कुछ हम आपको बताते हैं। देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जो उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने, ठीक है, दोहा में आयोजित IBSF विश्व, ठीक है, विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता है? ठीक है, कौन है वो? तो है साथियों पंकज आडवाणी। कौन है? पंकज आडवाणी, यानी ऑप्शन नंबर हमारे ए सही है। ठीक है, पंकज आडवाणी। देखिए, प्रसिद्ध भारतीय, ठीक है, अगर हाँ प्रसिद्ध भारतीय स्नूकर एंड बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता है। राइट, तो कौन है? पंकज आडवाणी है। क्वेश्चन नंबर 42, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? मतलब ये कहना चाहता है कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है, मतलब हमारे 75 जनपद है ना, इन 75 जनपद में से सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस जनपद का, आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो लखीमपुर खीरी का है कि सोनभद्र का है कि बिजनौर का है कि सीतापुर का? साथ ही सब लोग जानते हैं हम कि देखिए उत्तर प्रदेश में जो लखीमपुर खीरी जनपद है, इसका जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, अगर हम बात करें सेंसस की यानी 2011 के अनुसार, तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला अगर बोलें, क्षेत्रफल की दृष्टि में हमने कहा यहाँ पे, ठीक है, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, इसका क्षेत्रफल है साथियों 7680 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 7680 वर्ग किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें एवं सबसे छोटा जिला पूछ दे आपसे, ठीक है, क्षेत्रफल के नज़रिए से अगर पूछे कि क्षेत्रफल के नज़रिए से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला तो कौन सा है? हापुड़ है। ठीक है, अगर लेकिन जनसंख्या में पूछ दे कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो कौन सा वर्तमान में? प्रयागराज है। ठीक है, और सबसे छोटा महोबा है। तो हमने आपको क्या बताया, तो देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में अगर पूछे तो लखीमपुर खीरी है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 7680 वर्ग किलोमीटर। राइट, और सबसे छोटा जिला अगर पूछिए आपसे क्षेत्रफल में तो हापुड़ है। लेकिन वहीं अगर आपसे जनसंख्या के बारे में पूछ दे, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन सा है, तो प्रयागराज है। ठीक है, और अगर पूछ दे कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जनपद कौन सा है, तो आपका महोबा है। राइट, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 43 पे। कह रहा है निम्न में से उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नाट्य कौन सा है? ठीक है, कौन सा लोक नाट्य है? तो रासलीला है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नृत्य रासलीला है। रासलीला नृत्य जो है भगवान कृष्ण और राधा से संबंधित है। किससे? भगवान कृष्ण और राधा से संबंधित है। यह नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में प्रसिद्ध है। राइट, देखिए आगे बात कर लें हम। देखिए रासलीला जो है, रासलीला, मयूर नृत्य और ख्याल नृत्य सभी उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। रासलीला का वास्तविक अर्थ नृत्य, गान एवं अभिनय तीनों कलाओं का मिश्रित रूप है। कौन? किसके बारे में हमने बताया? रासलीला। ठीक है, तो रासलीला का जो वास्तविक अर्थ नृत्य, गान एवं अभिनय ये तीनों कलाओं का मिश्रित रूप है। राइट, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 44 पे। इसमें कूटे को कूट दो से सुमेलित करना है।
देखिए एक तरफ हमारा क्षेत्र दिया है, एक तरफ हमारा खनिज है, ठीक है। अब बताइए सोनभद्र, इलाहाबाद, ठीक है, ललितपुर, चित्रकूट। तो पहले का क्या ऑप्शन होगा, ठीक है, पहले का होगा साथियों यानी सोनभद्र, चूना पत्थर, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर पहले का 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद का होगा साथियों सीसा बालू, ठीक है, ये भी सही है ये तो। ललितपुर, ललितपुर की बात करते हैं हम तो तांबा, ठीक है, और उसके बाद चित्रकूट, अब बचा बाक्साइड, ठीक है, चित्रकूट बाक्साइड। तो सोनभद्र ने क्या बताया, चूना पत्थर, प्रयागराज सीसा बालू, ललितपुर तांबा और चित्रकूट बाक्साइड। मतलब 4 2 1 3 कहाँ है, 4 2, इसमें तो 4 3 ये भी गलत, 3 1 ये भी गलत, 3 2 ये भी यहाँ पे है, ठीक है। 4 2 1 3 यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि कथक नृत्य के प्रसिद्ध बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं, ठीक है, पूछा है बिरजू महाराज जो हैं वो किस घराने से संबंधित है। ये साथियों हमारे ये लखनऊ घराने से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। आइए इनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और कथक नृत्य के, ठीक है, लखनऊ कलाकार बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। उन्हें हम बात करें तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सन 1964 ईस्वी में तथा पद्म विभूषण 1986 में और कालिदास सम्मान जो 1987, ठीक है, प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47, कह रहा है एटीएम में टी का अर्थ क्या है, एटीएम में टी का अर्थ बता दीजिए। तो सबसे पहली बात कि एटीएम का फुल फॉर्म होता क्या है, ठीक है, एटीएम का फुल फॉर्म होता है साथियों ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो टी फॉर क्या हमने बताया, टेलर, टेलर कहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। देखिए एटीएम का फुल फॉर्म ने क्या बताया आपको कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। एटीएम एक ऑटोमेटिक बैंकिंग मशीन है, ठीक। इन मशीनों का उपयोग जो है व्यक्तिगत बैंक खाते से पैसा निकालने के लिए किया जाता है, जैसा कि हम लोग दैनिक जीवन में रोज दैनिक जीवन में इसका यूज करते ही करते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे, कह रहा किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा, ठीक है, किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो बताइए किसको जाना जाता है साथी, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। कौन, कोणार्क का सूर्य मंदिर, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। देखिए हम बात करते हैं कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ना, ठीक है, अगर इसके निर्माण की बात करें तो 13वीं शताब्दी के, ठीक है, 13वीं शताब्दी में हुआ था। और कौन, किसने किया था, तो राजा नरसिम्हा देव प्रथम ने, ठीक है। अगर हम बात करें इसको यूनेस्को में, ठीक है, यूनेस्को जो है इसके विश्व धरोहर स्थल के रूप में वर्ष 1984 ईस्वी में इसको घोषित किया गया था। फिर से एक बार समझिए, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिम्हदेव प्रथम, ठीक है, द्वारा किया गया था। इसे यूनेस्को में, ठीक है, सॉरी, इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में वर्ष 1984 में घोषित किया गया था, राइट। क्वेश्चन नंबर 50 कहता भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, ठीक है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग की स्थापना कहाँ हुई थी, कहाँ हुई थी साथियों, देहरादून में, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। देखिए आगे हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कुछ। देखिए आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी ARIES नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। पूछेगा कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान कहाँ है, तो उत्तराखंड में स्थित है। और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र SSC अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, यानी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पे है, अहमदाबाद गुजरात में। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC कहाँ पे, हैदराबाद में, ठीक है, कहाँ पे, हैदराबाद में, ठीक है। अच्छा अगर पूछ आपसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जिसमें SDSC ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है, ठीक है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि हरिप्रसाद चौरसिया का नाम, ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, बताइए, तबला, बांसुरी, वीणा, ड्रम, ठीक है, तो बांसुरी, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। तो हरिप्रसाद चौरसिया वाद्य यंत्र बांसुरी से संबंधित हैं। पंडित चौरसिया ने मुंबई और उड़ीसा में वृंदावन गुरुकुल की स्थापना की, जहां वे अपने शिष्यों को बांसुरी का ज्ञान दिया करते थे, राइट। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। कह रहा 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था, बताइए किस देश के साथ हुआ था, तो चीन के साथ हुआ था ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें मैकमोहन रेखा की तो भारत, ठीक है, भारत चीन के बीच में है।
भारत चीन के बीच में ये रेखा है। और कब 1914 ईस्वी में इसको निर्धारित किया गया था। ठीक, अगर हम बात करें रेड क्लिफ की तो भारत पाकिस्तान के बीच में भी, और यही रेड क्लिफ साथियों मतलब एक और रेड क्लिफ जो दूसरी रेड क्लिफ है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, तो एक रेड क्लिफ रेखा कहाँ है, भारत और पाकिस्तान के बीच में, और एक रेड क्लिफ रेखा कहाँ है, भारत और बांग्लादेश के बीच में। राइट, अच्छा पूछे डुरंड रेखा, तो जो डुरंड रेखा है साथियों ने ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक, चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, कहता है 1962 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 53 ये कह रहा है निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है, कौन है, तो ये साथियों माई लाइफ कौन सा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो हमने क्या बताया, माई लाइफ बिल क्लिंटन की है, माई कंट्री माई लाइफ, ठीक है, माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की है, और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की है, और बिकमिंग किसकी है, मिशेल ओबामा की, बिकमिंग मिशेल ओबामा की है। राइट, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, बताइए विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ना, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें 31 अक्टूबर को, तो 31 अक्टूबर को भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी, ठीक है, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, कब, 9 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है गिनी गुणांक का, देखिए अब ये हमारा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, कह रहा है गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, तो किया जाता है साथियों आय की असमानता को मापने के लिए। ठीक है, आय की असमानता को मापने के लिए किसका, गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। राइट, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं, कितने होते हैं बताइए, तो जीएसटी परिषद में साथियों 33 सदस्य होते हैं, कितने, यानी 33, यानी ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही जवाब होगा ना, जीएसटी। ठीक है, परिषद में भारत के वित्त मंत्री, संघ के राजस्व या वित्त राज्य मंत्री तथा राज्यों के वित्त अथवा कराधान के मंत्री तथा प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री शामिल होते हैं। ठीक, इस प्रकार जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य होते हैं। राइट, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे, कह निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है, बताइए ब्राजील धारा, ठीक है, फॉकलैंड धारा या लेब्राडोर की धारा या कनारी धारा। तो पूछा क्या है, कौन सी गर्म धारा है, ठीक है, गर्म धारा पूछा है, एक गर्म धारा होती है एक ठंडी धारा होती है। ठीक है, तो गर्म धारा आपसे पूछा है, तो गर्म धारा कौन सी है, ब्राजील धारा है, कौन सी, ब्राजील की धारा, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल सही जवाब है ना, तो गर्म धारा कौन है इसमें, ब्राजील धारा है। चलिए आगे हम बात करते हैं, देखिए अगर ब्राज़ील धारा की बात करें तो ब्राज़ील धारा जो है ना ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की एक गर्म जल धारा है। किसकी है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की गर्म जल धारा है। हम बात करें फॉकलैंड धारा की, देखिए फॉकलैंड धारा जो है ना दक्षिणी अटलांटिक महासागर की एक ठंडी धारा है। कौन सी है, ठंडी धारा, ठीक है। और बात करें लेब्राडोर, तो लेब्राडोर तथा कनारी जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर की ये भी ठंडी जलधारा है। मतलब ये तीनों क्या हमारे ठंडी जलधाराएं हैं, और जो ब्राज़ील जलधारा है ना ये कैसी है, गर्म जलधारा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित विकल्पों में से ठीक है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब भारत का क्षेत्रफल दिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आपसे क्या पूछा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब 3 सही है 1 गलत है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बताया, ये सही है, ठीक है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अच्छा, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ये 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, ये भी सही है। भारत का देशांतरी विस्तार जो है, ठीक है, 68 अंश 7 मिनट से लेकर 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 डिग्री पूर्वी देशांतर तक, ये भी सही है। भारत में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 29 और 7 साथ, यही तो गलत है। 29-7 नहीं है, 28-8 है। मतलब हमारे देश में क्या है ना 28 राज्य हैं और 8 क्या है, यूटी है, ठीक है। 28 और 8 है ना। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 59 पे, कह रहा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर, ठीक है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो उत्तरी अंडमान में, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का जो सर्वोच्च शिखर यानी सैडल पीक ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की राजधानी आपसे पूछे तो पोर्ट ब्लेयर है। क्या है, पोर्ट ब्लेयर, जो कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है, ठीक है। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 60 पे, कह रहा पाक जल संधि निम्नलिखित में से किन 2 देशों को विभाजित करती है। ये पूछा है पाक जल संधि के बारे में, तो बताइए पाक जल संधि किसको किसको अलग करती है। तो ये कहती है साथियों भारत और श्रीलंका को, ठीक है। भारत तथा श्रीलंका को क्या करती है, अलग करती है, ठीक है।
तो हमने क्या बताया आपको कि पाक जल संधि जो है भारत के तमिलनाडु राज्य तथा श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप को विभाजित करती है। ठीक है, भारत के तमिलनाडु राज्य तथा श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप को क्या करती है, विभाजित करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वेदों में से किसे, ठीक है, ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है साथियों, तो अथर्ववेद को जाना जाता है। किसको, अथर्ववेद का। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें वेद जो है, ठीक है, वेद प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथ हैं। ठीक है, जो हमारे वेद हैं वो प्राचीन भारत के क्या है, धर्म ग्रंथ। अगर इनकी संख्या पूछे तो 4 हैं। कौन कौन से, ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 हुए ना। ठीक है, वही बात दिखा के दिया कि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद तथा अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है। ठीक है, तो सबसे पुराना अगर पूछे आपसे तो कौन सा है, ऋग्वेद है। और सबसे नया कौन सा वेद है, तो अथर्ववेद है। कौन सा, अथर्ववेद है। राइट। क्वेश्चन नंबर 62 क्या, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ठीक है, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, तो किसकी की जाती है साथियों, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो कौटिल्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है, ठीक है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र यानी चाणक्य जो थे उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ की तुलना मैकियावेलिया के प्रिंस से की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे, बताइए कौन थे। तो 8 तेलुगु कवि थे ना, 8 तेलुगु कवि, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। अष्टदिग्गज मतलब 8 तेलुगु कवियों में पेड्डाना प्रमुख थे। कौन, पेड्डाना। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया कि तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा गया है, तो कृष्णदेव राय के शासनकाल को कहा गया है। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सजदा और पैबोस की व्यवस्था शुरू की थी, तो साथियों कौन था, हमारा गयासुद्दीन बलबन था। ठीक है, जिसने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि सजदा और पैबोस की प्रथा मतलब राजा के सामने झुक के उसके पैरों को चूमना होता था। ठीक है, यही सजदा और पैबोस प्रथा थी। तो किसने शुरू की थी साथी, तो गयासुद्दीन बलबन ने की थी। किसे, गयासुद्दीन बलबन ने। चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ बलबन के बारे में। तो देखिए सजदा और पैबोस प्रथा इसने प्रारंभ की ही थी। इसने साथियों रक्त और लौ की नीति भी अपनाई थी। ठीक है, रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। और उसने क्या किया था साथियों, जो नौरोज, ठीक है, नौरोज जो पारसी त्यौहार होता है उसका भी प्रारंभ किया था। ठीक है, जो नौरोज होता है, ठीक है, पारसी त्यौहार, इसको भी क्या किया, प्रारंभ किया था। अच्छा, और क्या किया, देखिए दीवाने ए अर्क नामक सैन्य विभाग का गठन किया था। किसने, बलबन ने। ठीक है, और तुर्क ए चहलगानी या चालीसा दल का दमन कर दिया। मतलब क्या किया, जो 40 तुर्क सरदारों का जो एक ग्रुप था ना, उसको इसने क्या किया, हटा दिया। अच्छा, उसको बनाया किसने था, इल्तुतमिश ने उसको बनाया था। ठीक है, और बलबन ने उसको समाप्त कर दिया था। राइट। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई है। खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। जैसे साथियों हम सभी जानते हैं कि जो हमारे गांधी जी थे ना, इन सब आंदोलन को उन्होंने चलाया है। ठीक है, तो यही पूछा है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, तो बताइए सबसे पहले घटना कौन सी हुई थी। तो सबसे पहले जो घटना हुई साथी वो चंपारण सत्याग्रह हुई थी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अच्छा आइए देख लेते हैं कब कब हुई थी। देखिए चंपारण जो है साथियों ये 1917 में हुई थी। कब हुई थी चंपारण, 1917 में हुई थी। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें खेड़ा सत्याग्रह की, तो जो खेड़ा है साथियों हमारा 1918 में हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करें असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन साथियों ये 1930 में हुआ था। कब हुआ था, 1930। तो आप देख लीजिए इसमें 1917 जो कि सबसे पहली घटना है। ठीक है, इसके बाद मतलब सबसे पहले क्या हुआ हमारा, ठीक है, सबसे पहले हुआ चंपारण सत्याग्रह, फिर खेड़ा हुआ, उसके बाद असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है, ये पॉलिटिक्स क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित अनुसूचियों, ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित अनुसूचियों में से कौन सी एक अनुसूची राज्य संघ, ठीक है, राज्य क्षेत्र के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा प्रदान करती है। तो कौन सी करती है साथियों, ठीक है, तो वो करती है मतलब प्रथम। ठीक है, इसने पूछा क्या कि भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित अनुसूचियों में से कौन सी एक अनुसूची, हाँ प्रथम मतलब फर्स्ट जो पहला आर्टिकल है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक अनुसूची भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित अनुसूचियों में से कौन सी एक अनुसूची राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा उसके राज्य विस्तार का ब्यौरा प्रदान करे, तो प्रथम वाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल
सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं। देखिए प्रावधान और संबंधित अनुसूची की। देखिए राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, ठीक है, तथा उनके राज्य क्षेत्र विस्तार का जो ब्यौरा है वो प्रथम अनुसूची में, किसमें, प्रथम अनुसूची में ना। और सेकंड में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है, संवैधानिक प्राधिकारियों के विशेषाधिकार तथा वेतन के बारे में उपबंध, ठीक है, यानी वेतन और भत्ते की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और तीसरी अनुसूची में क्या है कि शपथ या प्रतिज्ञान, ठीक है। और चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो 6 वर्ष का होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, मतलब जो भी पहले हो जाए। अब 6 या 65 का मतलब क्या होता है, देखिए 65 का मतलब क्या होता है, उसका सर्विस टाइम होता है। ठीक है, कोई भी आदमी जिसने कहते 60 साल 65 साल में जो रिटायरमेंट होता है, तो वही बात यहाँ पे है। 6 साल क्या है, उसका साथियों कार्यकाल है, या फिर 65 साल, ठीक है, ये इसका क्या है, ये मतलब जो भी इनमें से पहले पूरा हो जाए, तो 6 पूरा हो जाए तो 65 पूरा हो जाए, ठीक है, तो आदमी रिटायर हो जाएगा। तो हम बात करते हैं आगे कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक जो भारतीय संविधान के अगर आर्टिकल पूछे तो 148 में क्या है, वर्णित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा भारतीय संविधान में वर्णित आर्टिकल 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है। तो कितनी हो सकती है साथियों, तो मैक्सिमम 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 हो सकती है। ठीक है, तो कहाँ पे है, 500 और 60 ये है, यानी ऑप्शन नंबर क्या बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान में वर्णित जो अनुच्छेद 170 है इसके अनुसार क्या होता है कि किसी राज्य की जो विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम जो संख्या होती है ना वो कितनी 500 हो सकती है और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह किस तिथि को अंगीकृत किया गया था। अब भारत शासन की बात करें, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह किस तिथि को अंगीकृत मतलब अपनाया गया था। ठीक है, तो कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को। कब, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको इसमें कि देखिए भारत शासन द्वारा राजकीय जो चिन्ह यानी अशोक स्तंभ की बात करा। ठीक है, अशोक स्तंभ को साथियों 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। राइट, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा भारत के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से किससे दिए जाते हैं। तो राज्य की संचित निधि से। किससे, राज्य की संचित निधि से। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। कह रहा रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, बताइए। आयरन, वसा, कैल्शियम या प्रोटीन। तो साथियों आयरन, यानी ऑप्शन नंबर क्या बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो आयरन जो है ना साथियों ये हीमोग्लोबिन का केंद्रीय तत्व होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन का केंद्रीय तत्व होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से जुड़कर इसे शरीर की अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाता है। मतलब क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे बॉडी के अंदर वो कौन करता है, वो आयरन करता है। ठीक है, एक मिनट, क्या बोला इसमें, रक्त की हीमोग्लोबिन, हाँ सॉरी साथियों, हमने ये बताया आपको कि जो हमारे शरीर के अंदर ना जो ठीक ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर इसे शरीर की अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाता है, कौन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम कि प्रोटीन जो है साथियों प्रोटीन शरीर की संरचनात्मक एवं एंजाइम की मूल इकाई होती है। ठीक है, अब इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से शरीर में क्वासियोकर, ठीक है, ये सब रोग हो जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं आगे कि कैल्शियम के बारे में। देखिए दांत एवं हड्डियों का जो आधारभूत तत्व होता है ना वो क्या होता है, कैल्शियम होता है। ठीक है, कैल्शियम और हीमोग्लोबिन यानी आयरन की कमी से, ठीक है, मानव में एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। कैसी बीमारी, एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है ग्लाइकोजन की एकलक इकाई क्या है। ठीक है, ग्लाइकोजन की एकलक इकाई क्या है, ग्लूकोज है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ग्रह की गति के नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है। किसको दिया जाता है, तो जॉन्स कैप्लर को दिया जाता है। ठीक है, इन्होंने तो बताया था ना ग्रह के नियम के बारे में। ठीक है, जॉन्स कैप्लर। तो अगर हम बात करें ग्रहों की गति के नियम जॉन्स कैप्लर ने दिए थे। पहला था उसमें साथियों 3 नियम दिए थे ना, पहला कक्षाओं का नियम, दूसरा क्षेत्रीय चाल का नियम और तीसरा है साथियों परिक्रमण काल का नियम। ठीक है,
और न्यूटन की बात करें हम तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे। न्यूटन ने किसके नियम दिए थे? गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे, ठीक है। और गैलीलियो ने साथियों किसकी खोज की थी? तो गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। किसकी? दूरबीन की। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 74 की। कह रहा है चमगादड़ किस प्रकार के ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ते हैं, ठीक है। तो बताइए कौन सी ध्वनि होती है? तो होती है पराध्वनिक तरंगे होती है। क्या होती है? पराध्वनिक तरंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही जवाब होगा, ठीक है। तो हमने क्या बताया पराध्वनिक तरंगे के बारे में? देखिए वे यांत्रिक तरंगे जिनकी आवृत्ति जो है साथियों 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, ठीक है। पराध्वनिक या पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कर, ठीक है, जो संकेत भेजने के लिए या समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए तो अल्ट्रासोनोग्राफी में किया जाता है, ठीक है। आते हैं अपने 75 नंबर पे। ये लास्ट क्वेश्चन है जीएस का। कह रहा है पौधों की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, ठीक है, कैस्कोग्राफ, फिर यूडियोमीटर या फिर पिक्नोमीटर। किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों कैस्कोग्राफ का किया जाता है। किसका? कैस्कोग्राफ, ठीक है। तो हमने क्या पूछा था कि पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो कैस्कोग्राफ का प्रयोग करते हैं, यानी 75 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। हाइग्रोमीटर क्या करते हैं साथियों? सापेक्ष आर्द्रता मापने का यंत्र है, ठीक है। यूडियोमीटर भौतिक या रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। और पिक्नोमीटर जो होता है इसका उपयोग जो है मिट्टी सहित ठोस गैस या तरल पदार्थों की मात्रा और घनत्व को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। और यूडियोमीटर हमने क्या बताया कि भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के बाद, ठीक है, गैस मिश्रण की मात्रा के परिवर्तन को मापने का यंत्र है, ठीक है। इस तरह से हमारे जीएस के जितने क्वेश्चन आते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूरे हो गए, ठीक है।